सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं। और आज हम लोग टेस्ट नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक। और इसमें मैं आपको पॉलिटी और वर्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और कई बार हम लोगों ने बता चुका है कि आप जरूर इस क्वेश्चन को आप डिस्कस किया कीजिए, इसको सॉल्व किया कीजिए और इसके नोट्स भी बनाया कीजिए, ताकि आगामी आने वाला जो 70th बीपीएससी उसमें ये काम आ सके। और इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न शामिल किए जाए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हों और साथ ही साथ आने वाले एग्जाम में उससे प्रश्न आ सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 10। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटी इज नॉट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मालूम है कुल मिला के जो है 8 कैबिनेट कमेटियां हैं। वैसे तो बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज बनती हैं, उसी में एक पार्ट और भी हम लोग पढ़ते हैं कैबिनेट कमेटीज के बारे में। ये जो कैबिनेट कमेटी है कुल मिला के 8 हैं, जिसमें से 2 का हेड वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, बाकी 6 का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। तो वो 2 कौन कौन से हैं जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है? तो पहला है संसदीय मामलों पे जो ये संसदीय मामलों पे जो कैबिनेट कमेटी होती है, इसका जो हेड होता है वो हेड होता है आपका रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। इसका होता है रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। और वहीं हमारा जो आवास संबंधी जो कैबिनेट कमेटी कमेटी होती है, उसका हेड होता है गृह मंत्री। ठीक, होम मिनिस्टर। बाकी ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसी तरह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन क्या कहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज एंड कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट, ये सारे के सारे जो बाकी हैं उन सब का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आपको सिर्फ यही 2 याद रखना है कि कौन सी ऐसी 2 कमेटियां हैं जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो पहले लिखेंगे संसदीय मामलों पर कैबिनेट कमेटी का हेड रक्षा मंत्री, और आवास संबंधी कैबिनेट कमेटी का अध्यक्ष जो है हेड वो गृह मंत्री। तो कौन सा इसमें प्रधानमंत्री नहीं होगा? तो आंसर जो आएगा 1 और 2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस, यानी हमारी आजादी से पहले 1947 के पहले, जब देश का विभाजन नहीं हुआ था और भारत पाकिस्तान में जब एक ही में था, तो मालूम है कि जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी उसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे। उसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य मेंबर्स थे, जिसमें से जो है एक सदस्य को विधि मंत्री लॉ मिनिस्टर ही बनाया गया था। और वो कौन थे? तो वो थे इसमें जोगेंद्र नाथ मंडल साहब, जो बाद में मुस्लिम लीग के साथ चले गए थे पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश आए और बांग्लादेश के बाद मरने के बाद क्या हुआ उनका पता नहीं चला। और जब वो हट गए तो उसके बाद लॉ मिनिस्टर बनाया गया था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को। तो आज़ादी से पहले 1946 में जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी, उसके जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? दैट इज नेम इज जोगेंद्र नाथ मंडल। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि निम्न क्षेत्रीय परिषद में मुख्यालय में कौन सम्मिलित नहीं है। तो भारत में कुल मिला के जो है आप देखेंगे तो 6 ये रीजनल काउंसिल्स बनाई गई हैं। रीजनल काउंसिल्स बनाने का मेन उद्देश्य यही था। 2 और है, एक तो है आपका पश्चिमी वेस्टर्न, और एक आपका हो जाएगा दक्षिणी साउदर्न। ये 2 परिषदें और हैं। और इन सारे के सारी जो परिषद काउंसिल, रीजनल काउंसिल है, इसका जो हेड होता है वो होता है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर। बाकी मेंबर्स में यहाँ पे सारे के सारे चीफ मिनिस्टर, और साथ ही साथ जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनमें जो है वहाँ का जो प्रशासक है वो होता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही पटना में एक मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग हुई थी हमारी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की। और इस पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कलकत्ता से लेकर कलकत्ता, उड़ीसा, झारखंड, आपका जो है बिहार, ये सारे के सारे राज्य इसमें सम्मिलित थे। लेकिन उसमें जो है झारखंड के चीफ मिनिस्टर नहीं आए, उसमें आपके क्या नाम है ममता जी नहीं आई थी। तो ये अब रीजनल काउंसिल जिसका गठन किया गया था इसी उद्देश्य से कि हर क्षेत्र का भी विकास हो सके, लेकिन इसमें कोई मीटिंग नहीं हो रही थी। बहुत दिन बाद जो है अपने होम मिनिस्टर ने इसकी मीटिंग कराई है। तो इसमें जो 6 ये आपके रीजनल काउंसिल्स हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं? तो जो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद है, जो सेंट्रल रीजनल काउंसिल है, उसका तो प्रयागराज है, अच्छी बात है। जो ईस्टर्न है उसका कोलकाता है। जो नॉर्दर्न है वो न्यू दिल्ली है। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का है वो गुवाहाटी में नहीं है, बल्कि वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में है।
वो शिलोंग में है। वहीं अगर हम वेस्टर्न का ले लें, पश्चिम का, तो ये मुंबई में है, मुंबई में। और यही बात कर लें साउदर्न का, तो ये आपका चेन्नई में है। तो ये 6 याद रखेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन काउंसिल जो है वो गुवाहाटी में ना होके वो शिलोंग में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के आते हैं कि द्वैत शासन का जनक किसे कहते हैं? हु इज द फादर ऑफ डायआर्की? तो जानते हैं कि भारत में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया था, जिसमें शासन को 2 पार्ट में बांट दिया गया था। एक पूरा पूरा जिसे कहते हैं दीवानी रेवेन्यू कलेक्शन था, वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा था, और फौजदारी जिसे कहें जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर था, तो वो यहाँ के शासकों को दे रखा था। तो लागू तो इसने किया था, लेकिन इसका जनक किसे माना जाता है? इसका जनक माना जाता है लियोनेल कर्टिस। एग्जाम में कभी पूछते कि डायआर्की का जनक, हु इज द फादर ऑफ डायआर्की, तो आप कहेंगे लियोनेल कर्टिस। भारत में किसने लागू किया? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट कहेंगे किस एक्ट द्वारा वायसराय को पुनः गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? अब हम गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ते हैं तो मालूम है कि जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो सबसे पहले जो है बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, और बंगाल का गवर्नर 1765 से कहा जाने लगा। तो कौन थे फर्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल? तो उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, वो बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो वॉरेन हेस्टिंग साहब थे वो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग साहब। फिर 1858 में क्या हुआ कि 1857 के जो है स्वतंत्रता संग्राम के बाद पूरी की पूरी सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हाथ में ले ली, और गवर्नर जनरल का पद जो है वायसराय कहा जाने लगा। तो जो फर्स्ट वायसराय बने थे वो आपको मालूम है 1858 के एक्ट से, और वो बने थे लॉर्ड कैनिंग। वो बने थे लॉर्ड कैनिंग बने थे, ठीक। और फिर जब हम आते हैं 1835 में, तो 1835 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से पुनः जब लॉर्ड विलिंगटन साहब, लॉर्ड विलिंगडन विलिंगडन साहब जो है वो थे यहाँ के वायसराय, तो वहां नाम चेंज करके अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल। इसका सही आंसर है 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। अगला है कि भारतीय संविधान में कानून निर्माण की प्रक्रिया, हमारे यहाँ कानून बनाती है संसद, तो इस संसद की सारी कार्रवाई कहां से ली गई है? वो ब्रिटेन से। इसका सही आंसर हो जाएगा कानून निर्माण की प्रक्रिया, कि राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति का जो है उस पर हस्ताक्षर, सहमति, इससे हमारा कोई कानून बनता है। ये प्रक्रिया हमने कहां से ली? ये प्रक्रिया ली हमने ब्रिटेन से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि संविधान की तीसरी सूची में किस पद के शपथ का उल्लेख नहीं? जानिए कि भारत में 3 ऐसे पद हैं जिनके शपथ का उल्लेख नहीं है। एक तो है आपका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। दूसरा है आपका वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। और तीसरा इसी के पैरेलल कौन सा है? गवर्नर। तो इन सब के ओथ के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है 3rd शेड्यूल में नहीं दिया गया है। इनके बारे में तो दिया गया है आर्टिकल 60 में, ये जो है आर्टिकल 60 है। इसमें दिया गया है आर्टिकल 69 में, और गवर्नर का दिया है आर्टिकल 159 में। तो ये दिया हुआ है इनका, सारे के सारे अलग अलग आर्टिकल्स में दिए हैं। बाकी सबका दिया गया है 3rd, जो अपनी तीसरी अनुसूची है उसमें। तो इनका दिया गया है, इनका दिया गया, इनका दिया गया, इनका नहीं दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किचन कैबिनेट की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? किचन कैबिनेट पर्टिकुलर क्या होता है? कि सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इसके अलावा उस पार्टी को चलाने वाले कुछ प्रमुख लोग या अन्य अधिकारी वर्ग या अन्य कुछ लोग भी इसमें शामिल होते हैं, ताकि वो बड़े बड़े डिसीजन को ले सके। तो ऐसे ही लोगों के समूह को हम कहते हैं किचन कैबिनेट, और इट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश सिस्टम। तो ये ब्रिटेन की व्यवस्था से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का सी। फिर नेक्स्ट आते हैं कोई भी केंद्रीय मंत्री किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, इसका उल्लेख कहां? नॉर्मली हम 2 लोग के बारे में पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में, और एक पढ़ते हैं हम एडवोकेट जनरल के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में हमको मालूम है कि आर्टिकल 88 में है। तो ये सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बारे में नहीं, जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी,
वो सारे के सारे लोग किसी भी सदन के सदस्य हों, लेकिन दोनों सदनों में बैठ सकते हैं। इसलिए इन बातों का उल्लेख कहां लिखा है? आर्टिकल 88 में। तो ये लिखा है कोई भी मंत्री किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो वो 88 में दिया गया। वोट जब भी करेगा तो उसी सदन में करेगा जिसका वो मेंबर है। उसका सही आंसर हो जाएगा 88। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि निम्न में से कौन अपने पद का शपथ लेता है? अपने पद का शपथ लेता है। तो अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद का शपथ लेता है? बिल्कुल नहीं लेता है, एक सांसद के रूप में शपथ लेता है। क्या उपाध्यक्ष लेता है? यह भी नहीं लेता है, यह भी एक सांसद के रूप में शपथ लेता है। सभापति राज्यसभा ये भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। और प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री पद का शपथ नहीं लेता, बल्कि एक मंत्री पद का शपथ लेता है। इसलिए चारों अपने पद का शपथ नहीं लेते हैं, बाकी ये मंत्री के रूप में, ये उपराष्ट्रपति के रूप में, और ये दोनों सांसद के रूप में लेते हैं। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि अनिकेत ने अपने मित्र मुकेश को बताया कि वह अपने बड़े भाई के साथ उत्तरी अफ्रीका के एक देश में गया था, जहां पे डेडना, सूसा और अल बायदा शहर घुमा। तो बताइए वो किस देश में गया था? अब इस तरह के प्रश्न मैं आपको इसलिए देता हूं कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आ रहे हैं, या भारत का कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी देश में जाता है, तो उस देश के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते रहिए। तो ये बेसिकली कहां पे है? तो ये जो है अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं। अफ्रीका में, ये जो अफ्रीका है, इसका जो लीबिया देश है, लीबिया, इस लीबिया में वो तीनों शहर हैं। तो वो कहां गया था? तो वो पर्टिकुलर गया था लीबिया में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लीबिया। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? लीबिया। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि 2023 की मिस यूनिवर्स खिताब विजेता सेनियस पेलियोसस निकारागुआ देश की नागरिक है। अब ये निकारागुआ कहां पे? कई लोग को इस देश के बारे में नहीं मालूम निकारागुआ कहां पे। तो यही मैं आपको दिखाता हूं कि निकारागुआ कहां है भाई। तो देखिएगा निकारागुआ कहां है। तो ये उत्तरी अमेरिका में हम लोग आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का जो मिडिल पार्ट है, ये उत्तरी अमेरिका का जो मिडिल पार्ट है, यहीं पे एक देश है जिसका नाम है निकारागुआ। इसका नाम क्या है? निकारागुआ। और निकारागुआ नाम से वहां पे एक सबसे बड़ी लेक है। निकारागुआ जो है उसका नाम जो रखा गया है कि वहां पे एक बहुत बड़ी लेक, सबसे बड़ी लेक है वहां पे, इसका नाम है निकारागुआ। उसी नाम पे इस देश का नाम रख दिया गया निकारागुआ। और उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक जो है एक और लेक है, बड़ी सी झील है, उसका नाम है मानागुआ। तो इसकी राजधानी रख दी गया है मानागुआ। तो विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिस देश का नाम एक झील के नाम पे पड़ा हुआ है, जिसका नाम है निकारागुआ, और उस देश की राजधानी का नाम भी एक झील के नाम पे पड़ा हुआ है जिसका नाम है मानागुआ। और ये मध्य अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, और यहीं की वो जो है मिस यूनिवर्स बनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा आपका मध्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? ये मध्य अमेरिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा में समाचार? तो अभी जो आपका इजराइल जो और हमास की बात हो रही थी, तो मालूम है कि इजराइल आसपास के देशों से अपनी लड़ाई लड़ता रहता है। उसी तरह उससे लड़ाई लड़ी थी सीरिया से। सीरिया से लड़ाई लड़ी थी, और सन 1981 में उसने क्या किया था कि सीरिया का एक जो है एरिया था जिसका नाम था गोलन हाइट्स। इस गोलन हाइट्स पे इसने कब्जा कर लिया और अभी तक कब्जा में रखा हुआ। तो ये कहां की घटना हो गई? तो ये हो गई आपकी मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट की घटना हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा मिडिल ईस्ट, क्योंकि जो यूरोपियन लोग हैं उसको मिडिल ईस्ट कहते रहते हैं, इजराइल के आसपास के एरिया को। तो सही आंसर होगा 13 का बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में अपनी अपनी प्रसन्नता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों को लगाना है। माने क्षेत्रफल के हिसाब से दिया गया है कि कौन सबसे बड़ा, फिर कौन सबसे छोटा, फिर कौन सबसे छोटा। तो मालूम है कि सबसे बड़ा तो भाई एशिया है। एशिया के बाद किसका नंबर आता है? तो हम लोग यहाँ देखते हैं मैप में कि एशिया के बाद किसका नंबर आता है। तो एशिया के बाद से देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा कि एशिया में सबसे बड़ा तो ये आपका हो गया एशिया। ठीक, ये एशिया आपका सबसे बड़ा हो गया नंबर 1। 2 पे आपका कौन सा आता है? 2 पे आता है अफ्रीका। 3 पे क्या आता है? 3 पे आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। चौथे पे कौन सा आता है? चौथे पे आता है आपका साउथ अमेरिका। और फिर 5वें पे कौन सा आता है? तो 5वें पे आता है यूरोप।
लास्ट में कौन सा है यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पे। तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या जाएगा? तो अफ्रीका, अफ्रीका का उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? पनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, पनामा। अभी वेनेजुएला बहुत ही हाईलाइटेड रहा है, अर्जेंटीना हाईलाइटेड रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे चुनाव वगैरह हुए हैं सब, तो इसलिए वहाँ के बारे में हमें जानना जरूरी है। जो पनामा देश है, या देखते हैं कि पनामा देश कहाँ पे है। तो ये जो पनामा देश है, ये आपका साउथ अमेरिका से सटा हुआ एक देश है पनामा, और यहीं पे ये देश है जिसका नाम है पनामा। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्या, देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? एक तो यह कोस्टा रिका, दूसरा दिया है प्रशांत महासागर, तीसरा दिया है कोलंबिया और चौथा दिया है वेनेजुएला। तो यह देखते हैं हम लोग, तो ये पनामा है, तो इससे जुड़ा हुआ कोलंबिया तो है, बिल्कुल है कोलंबिया। इसी के ऊपर है कोस्टा रिका, बिल्कुल ये कोस्टा रिका यहाँ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ आप चले जाएंगे तो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, लेकिन वेनेजुएला इससे नहीं जुड़ा हुआ है, तो वेनेजुएला इससे नहीं जुड़ा है, तो सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला इससे नहीं जुड़ा है, बाकी ये सब जुड़े हुए हैं। तो सही आंसर कौन सा सीमावर्ती नहीं है? वेनेजुएला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं कि लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो मैंने कहा कि जो लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन, वहां पे मूल इंडियन है, उनकी जो मिक्स को कहते हैं मैस्टिजो। क्या कहते हैं इसको? मैस्टिजो। और जब वहां पे मूल और जम्बो की मिलन होती है, तो उससे जो है मूल और क्या नाम है आपका, ये अफ्रीकन मूल के जो लोग हैं उनसे मिलता है, तो आपका बनता है जम्बो। और जब इनसे यूरोपियन से मिलते हैं ये ब्लैक, तो बनता है मुलेटो। तो वहां सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है मैस्टिजो की। तो ये जो वहां पे यूरोपीय और इंडियन का मिश्रित होता है उसको हम कहते हैं मैस्टिजो, और यही लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। नेक्स्ट अगला है कि निम्न में कौन सा बंदरगाह विश्व के चीनी बंदरगाह के रूप में जानता है? तो अब देखिएगा, इसमें अफ्रीका का साउथ अमेरिका का एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह का नाम है रेसिफ। यहां पे आ जाएंगे आप तो यहाँ पे एक बंदरगाह देखेंगे जिसका नाम है रेसिफ। और मालूम है कि ब्राजील चीनी उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है, तो इसलिए यहाँ चीनी उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और ये लोग चीनी का बहुत ज्यादा उपयोग करते नहीं है। इस रेसिफ बंदरगाह से ये विश्व के सभी देशों में पहुंच जाता है, तो इसको चीनी बंदरगाह भी कहते हैं। इसी तरह आपने पढ़ रखा है कि यहीं पे एक बंदरगाह है जिसका नाम, पोर्ट है जिसका नाम है सेंटोस। सेंटोस को कॉफी बंदरगाह कहते हैं, और रेसिफ को कहते हैं चीनी का बंदरगाह, शुगर पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा शुगर। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? क्योंकि फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष अभी 26 जनवरी के प्रोग्राम में भारत में शामिल हुए थे, और कुछ दिन पहले ही जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने वहां के जो है विदेश मंत्री को चेंज किया, और पूर्व प्रधानमंत्री को वहां पे विदेश मंत्री बनाया, इसलिए वो स्पेशल एरिया आपके लिए हाईलाइटेड रहेगा। तो अगला है कि यूके को और फ्रांस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी जल संधि जोड़ती है। देखिएगा यहाँ पे ये है ब्रिटेन, और यहाँ पे है फ्रांस, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो ये जो डोवर जल संधि है, ये इन दोनों के बीच में एक नीचे मेट्रो भूमिगत सुरंग बना हुआ है, और उसमें मेट्रो चलती है, इसको जोड़ती है। और भूमिगत का मतलब कि समुद्र के अंदर, जिसको कहते हैं यूरो स्टार। ये हो जाएगा डोवर जल संधि। तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? डोवर जल संधि। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तन के नगरों में से किस एक को तेल पत्तन, ऑयल पोर्ट के रूप में भी विकसित किया गया? तो ये जो है साउथ अमेरिका क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कौन सा है। तो ये साउथ अमेरिका में आप आएंगे तो यहाँ पे एक लेक भी है, इसका नाम है मराकाइबो, और वहीं पे एक शहर भी है मराकाइबो, ये पोर्ट सिटी है। और यहाँ से जो है क्रूड ऑयल निकलता है, और यही क्रूड ऑयल जो है विश्व के बहुत सारे देशों में बेचा जाता है। उस जगह का नाम होगा मराकाइबो। तो मराकाइबो के नाम से एक झील भी है और पोर्ट भी है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा मराकाइबो। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में गौ पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया परंपरागत रूप से मांसाहारी है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के रूप साउथ अमेरिका वाले, अफ्रीका वाले, यूरोप वाले, एशिया छोड़ के, एशिया में भी इंडिया छोड़ के मैक्सिमम लोग मांसाहारी हैं। इसलिए वहां पे जानवरों का जो भी पशुपालन किया जाता है वो सारा का सारा मांस के लिए किया जाता है, दूध दही मक्खन के लिए नहीं किया जाता है।
इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है. बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दैट इज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन सेट नंबर 10. और ये 20 आपके क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व कराया. बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आगे जो सर लोग हैं वो डिस्कस कराएंगे. और साथ ही साथ इसका पीडीएफ ये आपको जो है हम लोग के टेलीग्राम चैनल डेस्टिनेशन आईएएस के जो है ऑफिशियल पे आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा. वहां से आप अपलोड कर सकते हैं और अपने पास रखे रहेगा ताकि 70th बीपीएससी में जो है इसको रिवाइज करने में काम आए. तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे. तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.